हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमा देवांगन आज आप लोगों के साथ में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने की स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड के बारे में डिस्कस करूंगी। इस मेथड को समझने से पहले हम कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन समझने के लिए हमको कोरिलेशन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि सहसंबंध होता क्या है। सहसंबंध दो वेरिएबल्स आपके पास में दिए हैं, उन दोनों के बीच में किस तरीके का संबंध होता है उसको हम सहसंबंध कहते हैं। वेरिएबल्स को समझने के लिए या चर को समझना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। चर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जो चलता रहता है, जो चलायमान होता है, जो परिवर्तनशील होता है। वेरिएबल जो वेरी करता है, जो चेंज होते रहता है। यदि हम बात करते हैं किसी के वेट की, हमारे वेट की, तो वेट जो है वो चेंज होते रहता है, इसलिए वो वेरिएबल है। यदि हम ये सोचते हैं कि किसी बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंस है, अच्छा है, तो उसके अचीवमेंट्स भी, उपलब्धियां भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर उपलब्धि और बुद्धि ये दोनों आपस में ऐसे वेरिएबल हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। तो ऐसी राशियां जिनका मान चेंज होते रहता है, परिवर्तनशील होता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब हम आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को समझने के लिए। व्हेन टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीजेस in one variable causes a decrease or increase in another variable, or decrease in one variable causes decrease or increase in another variable, then these two variables are said to be correlated. अब यहाँ पर जो दूसरा टर्म है वो है स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने इस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए इस विधि को डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर ही स्पीयरमैन पड़ा हुआ है। रैंक डिफरेंस मेथड, इसमें जो स्कोर्स आते हैं उसके रैंकिंग हम निकालते हैं, उस रैंक के डिफरेंस निकालते हैं। आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि ये रैंक डिफरेंस मेथड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो स्पीयरमैन विधि से जो निकालना है, उसके लिए रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ टी स्क्वायर एंड एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। जहाँ रो जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ये स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक को के डिनोशन के लिए इस रो को दिखाया जाता है। समेशन योग है, डी जो है डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स है। आगे हम देखते हैं कि डिफरेंसेस, हम किसके डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ मेजर्स इन द सीरीज, यहाँ पर कितने हमारे पास में आइटम्स हैं या हमारे पास में डेटा जो है वो कितने हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मेथड है वो हमारे पास में डेटा का जो सैंपल या डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो, लेस देन 30 हो, तभी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड को निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें कि हमारे पास में कोई क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनके इंग्लिश में मार्क्स हमारे पास में दिए हुए हैं और मैथ्स में मार्क्स हमारे पास में दिए हुए हैं। यहाँ आपको ये समझ में आ रही होगी बातें कि इंग्लिश के जो स्कोर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो वेरिएबल हैं। वैसे ही मैथ्स के जो मार्क्स हैं, जो उन्होंने स्कोर किया हुआ है, वो भी एक चर राशि है, क्योंकि इसके जो वैल्यू है वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, हमेशा एक से नहीं होते हैं। किसी को एक बार यदि 56 इसने स्कोर किया, वो हमेशा 56 ही लाएगा इंग्लिश में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन्होंने मैथ्स में 66 लिया हुआ है उनको हमेशा 66 ही मैथ्स में मार्क्स को स्कोर करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये मैथ्स के स्कोर्स और इंग्लिश के जो स्कोर्स हैं वो वेरिएबल हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसको 56 और मैथ्स में 6 में हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन दोनों स्कोर्स में किसी तरीके का कोरिलेशन है या संबंध है, एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है। क्या इसके इंक्रीज होने से ये इंक्रीज हो रहा है, क्या इसके इंक्रीज होने से ये डिक्रीज हो रहा है, किस तरीके का इनमें रिलेशनशिप है, ये हम यही जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस मेथड से जो हमको जो फॉर्मूला मिला हुआ है, हम उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हम इन सब्जेक्ट्स की
रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग करने के लिए हम देखते हैं कि जो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट में मार्क्स में जो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उसकी हम यदि रैंकिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट स्कोर है वो यहाँ पर है 80, तो हमने इसको फर्स्ट रैंकिंग की है, आप देख सकते हैं फर्स्ट। उसके बाद में है 76 जो है इस पूरे स्कोर का जो बंडल हमारे पास में दिया हुआ है उसमें सेकेंड नंबर पर है, तो हमने इसको सेकेंड नंबर स्कोर किया है। वैसे ही हम देखते हैं कि जो 75 है, 75 जो है थर्ड नंबर पर है। और इसी तरीके से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो रैंकिंग इनकी शुरू करते हैं। जो इनके जो स्कोर्स हैं इनको मिले हुए हैं उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10 हमारे पास में 10 स्टूडेंट्स थे और इस तरीके से हमने इंग्लिश के जो स्कोर्स थे उसकी रैंकिंग कर ली है। वैसे ही सेम अब हम कोशिश करते हैं ये मैथ्स के जो स्कोर्स मिले हुए हैं, मैथ्स के स्कोर्स की हम रैंकिंग करते हैं। देखते हैं कि हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर है 77, तो हमने यहाँ पर दिया है फर्स्ट रैंकिंग। सेम वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर 70 जो कि सेकंड हाईएस्ट है, तो हमने उसको सेकंड नंबर पर दिया हुआ है। सेम ऐसे 67 थर्ड है, तो हमने थर्ड रैंकिंग पर दिया हुआ है। और इसी तरीके से इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम रैंकिंग जो है वो कर लेते हैं कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट थे, देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमने रैंकिंग कर ली। हमारे पास में 10 रैंक्स अवेलेबल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम ये जो दोनों रैंकिंग हमको अब मिल चुकी है, इस रैंकिंग के हम डिफरेंस निकाल लेते हैं डी निकालने के लिए हमने किया R1 माइनस R2, ये R1 है, ये R2 है, और हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे कि 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 10 0, 4 माइनस 7 माइनस 3, 6 माइनस 5 1, और इसी पर बेस्ड हमने सारा रैंकिंग इसमें इसका डिफरेंस जो हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम D निकालते हैं, ये जो D हमने कैलकुलेट किया है, तो D का जब हम टोटल करते हैं, जब आप उसको प्लस करते हैं माइनस करते हैं इसमें, तो जो टोटल जब आता है वो 0 आता है। 0 आना ही चाहिए, 0 आता है नहीं, 0 आना ही चाहिए। 0 आने कैसे आएगा, जैसे हमने प्लस प्लस वाली जो क्वांटिटी है उसको हमने ऐड किया 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, और ऐसे ही -3 -4 -7, और ये जो -1 है -8, हमारी जो प्लस वाली वैल्यूज थी जब हमने उसको प्लस किया था तो हमारे पास में +8 आया था, और जो माइनस वाली जो वैल्यूज है उसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास में -8 आया। जब +8 और -8 करते हैं तो वो होता है 0। तो इससे यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बहुत बात है कि डी जो है हमेशा वो 0 ही होना चाहिए, तभी हमने जो रैंकिंग की है वो और रैंक्स के बीच में जो डिफरेंस निकाला है वो करेक्ट है। ये हमारे लिए चेक करने का तरीका है। उसके बाद हम निकालते हैं ये जो डी हमारे पास है उसका स्क्वायर, हम वर्क करते हैं उसका। तो देखते हैं 5 का जो स्क्वायर होगा 25, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 3 का -3 का +9, 1 का 1, -4 का 16, क्योंकि माइनस वाली मैग्नीट्यूड को जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में जो क्वांटिटी है वो प्लस में ही आती है। ऐसे करके हमने ये डी स्क्वायर जो है कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, जो डी स्क्वायर है, क्योंकि हमको समेशन डी स्क्वायर निकालना है, समेशन का मतलब होता है योग, हमने सम कर लिया, तो ये पूरा करने पर हमारे पास में आया 54, और 54 आने के बाद में जो हमारा जो मेन फॉर्मूला था जो कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयरमैन मेथड से जो निकालना है का जो फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया था, उस फॉर्मूले पर हम जो वैल्यूज हैं वो रखते हैं। रो जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, स्पीयरमैन के रो के रैंक डिफरेंस मेथड के जो सहसंबंध गुणांक को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो के बाद में है 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए हमने समेशन ऑफ डी स्क्वायर इसीलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि हमको फॉर्मूले में सम ऑफ डी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने इसको पहले से ही फाइंड आउट कर लिया हुआ है। फिर उसके बाद में देखते हैं एन। ये एन क्या है, इस जो हमें प्रॉब्लम दिया था प्रॉब्लम में टोटल कितने आइटम्स हैं, आइटम्स का मतलब हमारे पास में कितने स्टूडेंट्स थे, हमारा सैंपल कितना बड़ा था, 10 स्टूडेंट थे, मतलब 10 जो है वो है n। आपको ये याद होगा कि वहां पर हमने n = 10, 10 स्टूडेंट्स के इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स दिए थे, वो 10 ही यहाँ पर n है।
फिर जब हम n इज इक्वल टू 10 रखते हैं और इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज रखते हैं तो देखते हैं 1 माइनस 6 डी स्क्वायर की जगह रखते हैं 54 जो हमने यहाँ से लिया था। n इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर n स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हमने किया माइनस 1। आगे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं रो इज इक्वल टू 1 माइनस, जब आपने 6 इंटू 54 करते हैं आपके पास में आता है 324 और उसके बाद में जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 990 और बाद में जब हम सॉल्व करते हैं इसको टोटल तो आता है 1 माइनस 0.33 और एट लास्ट 0.67। यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आई है 0.67, ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 है। यहाँ हमको एक चीज़ और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हम निकालते हैं उसकी वैल्यू मोर देन 1 कभी भी नहीं हो सकती। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि इसकी वैल्यू कभी भी मोर देन 1 एक से ज़्यादा नहीं होती है। वो प्लस में हो सकती है वैल्यू, माइनस में हो सकती है वैल्यू, क्योंकि जो सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है, वो वेरिएबल्स का एक दूसरे पर ऐसा इफेक्ट होता है जो कि पॉजिटिव भी पढ़ सकता है, नेगेटिव भी पढ़ सकता है। किसी एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है, किसी एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी जो वेरिएबल है वो डिक्रीज भी हो सकती है। इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो प्लस में भी आ सकती है, वो माइनस में भी आ सकती है, लेकिन एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स तो हमारे बीच में आ चुके हैं 0.67। यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि वैल्यू जो है वो कभी भी मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे कि सिलेबस में हमारे मेंशन है कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसकी हमको व्याख्या करनी होती है, उसका इंटरप्रिटेशन हमको लिखना होता है। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमारे पास में जो ये टेबल है वो हमारी बहुत हेल्प करता है। इसमें हम देखते हैं कि यदि रो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू यदि 0 आती है तो हम उसको कहते हैं कि वो जो दो वेरिएबल्स हैं, जैसे इंग्लिश और मैथ्स के जो मार्क्स थे, जो दो वेरिएबल्स हमारे पास में थे, तो उन दोनों के बीच में जो सहसंबंध है वो बिल्कुल शून्य है, जीरो है, जीरो कोरिलेशन है। यदि वैल्यूज जो है हमारी प्लस माइनस 0.00 से लेकर के प्लस माइनस 0.20 आती है तो हम कहते हैं कि उन दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो बिल्कुल नगण्य है। वैल्यूज जो है आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि प्लस माइनस मैंने लिखा हुआ है, तो वैल्यूज प्लस में भी आ सकती है, रिलेशनशिप जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक का अर्थ ये है कि यदि पॉजिटिव कोरिलेशनशिप आया है इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ती है, या एक वेरिएबल की वैल्यू घटने से, डिक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी घटती है, तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। और इसके जस्ट रिवर्स हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। यदि नेगेटिव में वैल्यू आती है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है, और इसका अर्थ ये होता है कि यदि हमारे पास में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऐसे वेरिएबल के बीच में नेगेटिव कोरिलेशनशिप होता है। ठीक, तो ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशनशिप भी होता है, जीरो कोरिलेशन भी होता है। आगे हम देखते हैं कि यदि वैल्यूज इन दोनों के बीच में लाई करता है, यदि आपकी वैल्यू जो है 0.21 से लेकर के प्लस माइनस 0.40 के बीच में आती है तो हम कहते हैं कि उन दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशनशिप है वो लो कैटेगरी का है, निम्न स्तर का है। थर्ड जो है देखते हैं प्लस माइनस 0.41 से लेकर के प्लस माइनस 0.60 के बीच में भी वैल्यूज आती है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो उनके बीच में जो सहसंबंध होता है वेरिएबल्स के बीच में उसको हम साधारण या सामान्य या मध्य स्तर का मॉडरेट कोरिलेशनशिप कहते हैं। यदि वैल्यू इनके बीच में आती है 0.61 to 0.80 प्लस माइनस, तो वो जो कोरिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच का वो उच्च होता है, हाई होता है। यदि वैल्यूज 0.81 से लेकर के 0.99 आता है, प्लस माइनस इसमें एडेड है, तो वैल्यू तो जो हम इंटरप्रेशन करेंगे वो हम कहेंगे कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में वेरी हाई या अति उच्च सहसंबंध था। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने लिखा है 0.99 और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस माइनस 1, यानी प्लस माइनस 1 वैल्यू एक आ सकती है। मैंने कहा कि कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी, और यदि एक आता है आपका वैल्यू
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करने पर यदि 1 आता है तो हम कहेंगे परफेक्ट कोरिलेशन है। अब ये भी जो कोरिलेशन, जो परफेक्ट कोरिलेशन, ये भी प्लस में भी आ सकता है या माइनस में भी आ सकता है। कई बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है वो हज़ारों में रिजल्ट लाते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी भी वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अब हम अपने रिजल्ट्स पर आते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या है, देखते हैं। जो रो की वैल्यू आई है वो है 0.67 जो कि पॉजिटिव है। अब हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हम अपने टेबल पर जाते हैं और देखते हैं कि ये टेबल, ये चार्ट हमको क्या बताता है। 0.67 जो है वो यहाँ लाई करेगा। 0.67 प्लस माइनस 0.80 और इसका जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये आता है उच्च। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो 10 स्टूडेंट्स थे जिनके इंग्लिश और मैथ्स के स्कोर्स के बीच में हम कोरिलेशनशिप देख रहे थे, यदि हम इसको देखते हैं और पाते हैं कि जो 0.67 जो पॉजिटिव है, तो इन दोनों जो सब्जेक्ट्स के जो स्कोर्स हैं उनके बीच में बहुत हाई, उच्च सहसंबंध है, हाई कोरिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि यदि इंग्लिश के स्कोर्स बढ़ते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो मार्क्स जो बढ़ते हैं, तो मैथ्स के भी स्कोर्स बढ़ते हैं, और इंग्लिश के भी स्कोर कम होते हैं तो मैथ्स के भी स्कोर जो है वो कम होते हैं। इस तरीके से आप अपने किसी भी प्रॉब्लम का जो सहसंबंध गुणांक आएगा उसकी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये चार्ट जो है आपको आपके इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत मदद करेगा। इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और मैं सोचती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक बातें समझ में आ ही गई होंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आप और भी प्रैक्टिस कीजिए, आप क्वेश्चन लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी और हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।